आज आप सबको आमंत्रित करने का कारण ये मूलतः यह था कि कुछ दिनों से मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चल रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि मैं झारखंड का अपराधी हूँ। मेरे खिलाफ मुकदमा है और मैं पूरी तरह से उस चोरी में लिप्त हूँ, ऐसा बताया जा रहा था। उस विषय में अपनी बात रखने के लिए आप लोग को आमंत्रित किया था। मैंने 2010 में एक ट्रक खरीदा था। 2010 में ट्रक खरीदने के बाद 4 महीने वो चला। 4 महीने के बाद मेरे को आर्थिक परेशानी कुछ आई, उसको मैं मजबूरी में मुझे बेचना पड़ा। सरोज दुबे मेढ़ोली के निवासी हैं, जो राधा कृष्ण दुबे के सुपुत्र हैं और बहुत प्रतिष्ठित परिवार के व्यक्ति हैं। मेढ़ोली में वो इलाकेदार है वहाँ के। उनको मैंने ट्रक बेचा। ट्रक बेचने के बाद वो अपने मैनेजर के साथ, अब उनकी भी 3 गाड़ी और मेरी 1 गाड़ी, उन्होंने उड़ीसा भेज दिया। किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को उन्होंने दिया और वो ट्रक वहाँ लेके गया। स्पंज आयरन का ट्रांसपोर्ट का काम मिला था उनको। उसने गाड़ी लोड करवाई और गाड़ी में क्या पेपर कमी था नहीं था, झारखंड में आके वो गाड़ी पकड़ा गई। गाड़ी पकड़ जाने के कारण, चूंकि वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं थी, 4 महीने की नई गाड़ी थी, हमारी स्टैंप में लिखा पड़ी हुई थी सरोज दुबे जी से। इसके कारण उसका मैं ऑनर तो मैं ही था, मेरे नाम से गाड़ी थी, ट्रांसफर नहीं हो पाई थी। और पकड़ाने के बाद वो गाड़ी वहाँ पे 4 साल खड़ी रही। 4 साल के बाद वो सरोज दुबे ने उसको छुड़वाया। गाड़ी कहाँ गई पता नहीं चली। श्रीराम फाइनेंस का जो लोन था वो मेरे ऊपर था, लगभग 52 लाख रुपए बन गया। ऐसी परिस्थिति में मैं और श्रीराम फाइनेंस के लोगों से बात करके सेटलमेंट पे बात आई। 18 लाख रुपए में मैंने अपने मेरे घर के पास बगल में जमीन थी, मैंने उस जमीन को बेचा और 18 लाख रुपए श्रीराम फाइनेंस का लोन क्लियर किया। सरोज दुबे उस स्थिति में नहीं रहे उस समय तक कि वो लोन को अदा कर पाते। वो लोन की भी मार मेरे को पड़ी, गाड़ी भी मेरे हाथ नहीं लगी और मैं अपराधी भी साबित हुआ। वो गाड़ी जब छुड़वाई गई तो चूंकि गाड़ी मेरे नाम से थी तो स्वाभाविक रूप से प्रवीण तिवारी के नाम से वहां पे मुकदमा कायम हुआ। और सच्चाई ये है कि आज तक मेरे पास से झारखंड से किसी प्रकार की न नोटिस आई, न सम्मन आया, न कोई वारंट आया। आप लोग लगभग सभी लोग मोरबा थाने के जितने टीआई होंगे सबसे परिचित होंगे। आप इंडिविजुअल भी अलग से भी उनसे पता कर सकते हैं कि कभी प्रवीण तिवारी के नाम से कोई नोटिस या सम्मन कभी आया कि नहीं आया। राजेंद्र मिश्रा से जिसके जमाने से लेके आज तक जब कोई नोटिस सम्मन नहीं आया तो मुझे जानकारी भी नहीं हुई कि मेरे ऊपर कोई इस तरह का प्रकरण है। फिर जब ये सोशल मीडिया में चला तो मैं इसके बारे में पता करना प्रारंभ किया तो ये पता चला कि इसको मतलब ये समाप्ति के कगार में था, लगभग समाप्त था और इसको रीओपन कराया गया है। तो एक तरफ से मेरा भला भी हुआ कि ये जो सोशल मीडिया में चला गया, पेपर में निकला, तो उस तरह से मैं जानकारी तो हुई मुझे कि मेरे खिलाफ कोई इस तरह का मुकदमा कायम है। और मैं वहां जाके अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया कोर्ट में। उन्होंने स्वीकार किया उसको, मुझे वहां से मतलब राहत मिली। ये पूरा प्रकरण था मेरे गाड़ी यूपी 64S1356 गाड़ी का, जो जिसके कारण मुझे अपराधी यहाँ बनाया जा रहा था। ये सच्चाई ये इतनी है। इस बीच में ये हुआ क्यों? मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी ये छापा गया था। इसके पहले मैं मंडल अध्यक्ष की दावेदारी किया था तब ये निकाला गया था सोशल मीडिया में। ये विशेष समय पे इसको जैसे बचा के रखा गया और विशेष समय पे इसको छापा जाता है, निकाला जाता है। और अभी मैंने एक पत्र लिखा था अपने जितने भी राष्ट्रीय स्तर के हमारे महत्वपूर्ण लोग हैं उनको हमने एक पत्र लिखा था, जो कोयले में मिलावट चल रही थी, अब तो बंद है, और बड़े पैमाने पे जो कोयले में मिलावट चल रही थी उसके लिए मैं संबंधित विभाग को भी लिखा और अपने नेताओं को भी, बड़े स्तर के नेता हैं उनको भी लिखा, जिसके कारण उन पर कार्रवाई भी हुई और कुछ लोगों को नोटिस भी गई थी, आपको जानकारी होगी। वो
बौखलाहट जो है मेरे इस पूरे प्रकरण में नजर आती है। मैं अपनी सफाई में ये कहूंगा कि मैं आज तक किसी भी इस तरह के अवैध कार्यक्रम में कार्य में सम्मिलित नहीं रहा हूं। और हाँ, ये जरूर है कि मेरे ऊपर प्रवीण तिवारी के ऊपर वहां मुकदमा कायम है, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसमें मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि मैं सरोज दुबे जी को गाड़ी बेच चुका था। कानूनी तौर पे जब तक ट्रांसफर नहीं हो जाती गाड़ी, तब तक जो ऑनर होता है वो स्टैंप को वैल्यू नहीं, कानून में स्टैंप की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन 2010 में जब मैं बेचा था तो उस जानकारी के अभाव में और मेरे सामने ऐसी कुछ परेशानियां थी जिसके कारण मैंने गाड़ी बेची। ये सारी बातें। रही बात मेरे ऊपर जिस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं, भस्सी की मिलावट के संबंध में, कोयले में जो भस्सी बड़े पैमाने पर मिलाई जा रही थी, जिसके कारण मेरे पत्र के कारण जो बंद हुई, वो आगे भी अगर इस तरह के कार्यक्रम ये लोग प्रारंभ करना चाहेंगे तो मैं फिर इसका विरोध करूंगा। इस बार हमारे साथ आम कार्यकर्ता और आम लोग भी स्पॉट पे जाके उस काम को रोकने का प्रयास करें। ये एक तरह से देशद्रोह का काम चल रहा है। जिस पावर प्लांट में ये कोयला जाता रहा होगा, उस पावर प्लांट की क्या स्थिति बनती रही होगी, मिट्टी और स्टोन डस्ट का बर्निंग पावर क्या होगा। ये पूरी तरह से देशद्रोह का काम चल रहा है, जिसके खिलाफ आवाज उठाना मैंने अपना कर्तव्य समझा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, और मैंने वो किया। उसके कारण मेरे को चाहे जो परिणाम झेलना पड़े, मैं उस सारे परिणाम को झेलने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हूँ। कौन लोग हैं जो आपके खिलाफ साजिश प्रोडक्ट तैयार किए और अखबारों में अभी जो सोशल मीडिया पे आया, क्यों इसके पीछे इसके पीछे कारण यह है कि उनको मैं बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उनका मेरे कारण हुआ है। कोयले की मिक्सिंग के साथ क्या एविडेंस है आपके पास? वीडियो है, हाँ, और मेरे पास बात नहीं है। और जैसे कि बहुत सारे पत्रकार बंधुओं के पास भी मिक्सिंग है, और कई बार अखबार में ये छपा भी है। नाम क्या है भैया? पुलिस ने छापा मारा, छापा मारा, गाड़ी पकड़ी गई, आप ये सारे काम हो चुके आए हैं, तो खुलकर नाम भी बताइए कि आपके साथ कौन सा नाम। ये ट्रांसपोर्ट का नाम जानता हूँ, गोदावरी करके कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसी के अंतर्गत सारे काम होते थे। और 3-4 कंपनियां हैं जो इस तरह के काम, रैक लोडिंग का काम जो कर रही थी, वो इसमें इन्वॉल्व। मतलब कहना चाहते हैं कि भाजपा की सरकार में जो है कोयले का भयंकर स्तर पे जो है काला कारोबार जो है अभी कुछ दिन पहले चल रहा था, जो आए दिन जो मीडिया में खबरें छप रही थी वो सारी खबरें सच थी। जानकारी के अभाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही था जो उसको आवाज बुलंद करके राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को पहुंचाया, और ये कार्यक्रम रुका, बंद हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। मेरा कहना है कि मीडिया के लोग जो छाप रहे थे बात में, तो ये बात सत्य थी। बिल्कुल सर, क्योंकि जिला प्रशासन ने एक बार कार्रवाई की और उन्हें कुछ नहीं मिला, तो कई बार ये आरोप लगाया कि झूठे तरीके से ये खबर लिख रहे हैं, लेकिन इस बात में सच्चाई है कि कोयला कारोबार हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस छापा मारती है, उस समय वो चीज उपलब्ध नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तो वैसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो मीडिया के पास भी कुछ पुख्ता जानकारी रही होगी, तब मीडिया छापी होगी। तो इसमें कोई राय नहीं कि आप लोग ने जो छापा था उसमें कोई मतलब गलत बात थी। आपने सब कुछ हटा दिया, उस पर क्या कुछ करेंगे? ये सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है। जब मैं बनाया गया हूँगा तब भी किसी न किसी को मुक्त होना पड़ा होगा, और इस नाते ये पद में रहना और जाना 3 साल के लिए ये पद होता है। जो कल थे आज नहीं है, जो आज हैं कल नहीं होंगे। आने जाने का क्रम यूं ही चलता रहेगा, और हम हैं, हम ही रहेंगे, यह भ्रम भी पलता रहेगा। एक लोग कहते जैसे आपका एफआईआर तो है, लेकिन मैं तो कहता हूं कि माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी के ऊपर तो इतना बड़ा लांछन षड्यंत्र के तहत लगाया गया था किसी बालिका के अपहरण का, तो क्या वो सही था? क्या आप लोग ये महसूस करते हैं कि वो सही था? आखिर लास्ट अंत में वो षड्यंत्र उजागर हुआ और वो निर्दोष पाए गए। नहीं तो आपको पद से क्यों हटाया पार्टी ने? ये समान प्रक्रिया के तहत हटाया गया। 3 साल के कार्यकाल होता, 3 साल के बाद किसी अन्य को मौका दिया जाता है। ये पार्टी का 2 पद थे आपके पास में, दोनों पद से एक साथ अलग कर दिया गया, इसी मौके पर अलग किया गया। नहीं लगता है कि नहीं,
मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और हमेशा रहूंगा। अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का जिस दिन मैंने ये कोयले की मिलावट की जो आपने बात की, उसमें आप नाम भले नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को इस इनपुट है कि उसमें बीजेपी के भी लोग शामिल हैं, शायद इसलिए आपके ऊपर कार्रवाई हुई। मेरी जानकारी में नहीं है कि बीजेपी के लोग शामिल है कि नहीं। मैं भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं तो इसका विरोध कर रहा हूँ। कोयले का जो मिलावट का खेल रहा है और लगातार लमसम अगर बात करें तो 1 वर्ष के आसपास ये पूरा चला है। ऐसे में मोरवा क्षेत्र में विधायक जी भी निवास करते हैं और भी कई जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी वहाँ पर निवास करते हैं और ये खेल निरंतर जारी रहा। वहाँ पर पुलिस भी थी और अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे प्रशासन भी वहाँ पर रहता है। तो ऐसे में ये खेल लगातार चालू रहा तो क्या माना जाए, इसमें किसी भूमिका संदिग्ध? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे विधायक जी बहुत सीधे साधे व्यक्ति हैं। विधायक जी इन 3 तूफान वाले कामों में कभी बहुत इनसे उनका कोई मतलब रहा नहीं है। वो अपने विकास के काम में व्यस्त रहते हैं। हो सकता है उनके पास तक कोई जानकारी न पहुंची हो, लेकिन उनके आसपास के लोग ही अपना विकास कर रहे हैं बस्ती में मिला के। तो स्वाभाविक है कि हो रहा है। और उसमें रेलवे के कर्मचारी, एनसीएल के कर्मचारी, रेलवे का जो ये सुरक्षा विभाग, वो भी बिना उनके इन्वॉल्व हुए हो नहीं सकता। आप बोल रहे हैं कि पुलिस जाती है और कई बार तो उसको कुछ मिलता नहीं, बात सही है। पुलिस बहुत बेचारी है, उसको कुछ नहीं मिलता। जिला प्रशासन बहुत बेचारा है, भाजपा वाले भी बहुत बेचारे हैं और पब्लिक भी बहुत बेचारी है। तो गुनाहगार कौन है? गुनाहगार जो चोरी कर रहा है, कौन करता है? इसका पता लगाया जाना चाहिए। कौन लगाएगा? ये हम आप सब मिलकर लगाएंगे और जैसे ही पता चलेगा उनको कानून के हवाले आपके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगाया गया, लेकिन आप खुलकर उनका नाम नहीं ले रहे हैं, तो कैसे फिर आरोप साबित करेंगे? समय रहते आपको सारी जानकारी उपलब्ध बाकायदे प्रमाण के साथ मैं उपलब्ध कराऊंगा। मेरे ऊपर जो लांछन लगाया, मैं उस लांछन में मैं किसी तरह से किसी भी तरह सम्मिलित नहीं हूँ, शामिल नहीं हूँ। मैं अपनी सफाई देने के लिए, क्योंकि एक सामान्य आदमी होने के नाते आप लोग मेरी भी आवाज लोगों तक पहुंचा पाए, मेरा भी जवाब पहुंचा पाए, इसलिए आपको। सरकार तो भाजपा की, फिर भी आप डर रहे हैं बताने में? नहीं, भाजपा की सरकार है, हम डर नहीं रहे किसी से। डर रहे होते तो हम इतना पत्र नहीं लिखते। और पत्र लिखने के बाद जो कार्रवाई हुई है मेरे ऊपर, कई तरह के और भी षड्यंत्र हो रहे हैं, चल रहे हैं। हो सकता है मेरे ऊपर कोई अटैक भी हो, लेकिन उस सब चीज की परवाह मेरे को नहीं है। मोरवा में गैंगवार हुआ, कार्रवाई हो गई। जयंत में बहुत बड़ा कांड हुआ, कार्रवाई हो गई। आपने कहा विधायक जी भोले भाले सीधे साधे हैं, तो चेक पोस्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन लोगों को जो 294 में लगाया गया 323, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सीधी में पेशाब कांड हुआ, घर को गिरा दिया गया। सिंगरौली में क्यों नहीं हो रहा है? सिंगरौली में ऐसा कौन सा कांड हुआ जिसमें घर गिराया जाए? आपको दिख नहीं रहा है? बताइए हमको, आप एक उदाहरण दीजिए जिससे मैं। मोरवा में गैंगवार हुआ। गैंगवार किस तरह का हुआ? अब आप बताएंगे। आप सामान्य एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी। एक अजीत सिंह करके कोई गाड़ी सीज करने वाला व्यक्ति है, जो सिंगरौली जैसे शहर में हमको तो नहीं लगता है किसी गनमैन की जरूरत है या बाउंसर लेके चलने की जरूरत है। आपको लगता है कि सिंगरौली का वातावरण वैसा है कि आपको कोई गनमैन की आवश्यकता है? लेकिन वो ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहता था और आए दिन किसी न किसी सामान्य आदमी को जिम करने जाता था, जिम के लड़कों को मारपीट देता था। और जब इस तरह का क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया निश्चित होती है। उसकी प्रतिक्रिया के तहत उसके साथ ये काम हुआ। बाकी कोई माने वैसे पेशेवर अपराधी नहीं थे जिन्होंने अभी मारपीट की। जयंत चेक पोस्ट मामले में आपकी क्या राय है? जयंत चेक पोस्ट मामले में ये है कि उस लड़के के साथ अन्याय हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई नहीं होती है तो जिसके साथ ये अन्याय हुआ उसको भी वही काम करना चाहिए जो उसके साथ हुआ। जिले सहित प्रदेश और केंद्र सरकार में, केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा के कुछ लोग ही संयुक्त मोर्चा की रैली में शामिल होकर के न्याय की उम्मीद करने गए थे। किससे न्याय करने गए थे? पुलिस से या चेक पोस्ट कर्मियों से? स्वाभाविक तौर से प्रशासन से। प्रशासन क्या है, किसके अनुसार चल रही है? कौन सी सरकार चला रही है उसे? भाजपा की। क्योंकि भाजपा के सीएम मुर्दाबाद के नारे लगाते ही भाजपा के कुछ लोग संयुक्त मोर्चा छोड़ के संयुक्त मोर्चा में कुछ लोग ऐसे पहुंच गए थे जो अन्य विचारधारा के लोग थे। उस माने भीड़ का उन्होंने, उस मंच का उन्होंने फायदा उठा के ये नारा लगाया।
संयुक्त मोर्चा में ये तय हुआ था, 21 लोग की कमेटी बनी थी, जिसमें ये कहा गया था सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे बात होगी, अन्य कोई मुद्दा वहाँ पे नहीं आएगा। एक सवाल है भैया, आप बीजेपी में हो गए, बीजेपी सत्ता है, आप लिफ्ट लगातार सरकार शिकायत कर रहे हैं, भाजपा नेताओं को कारोबार चल रहे हैं, आप नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा है आपको राहुल खिताब हो जाएगा, उपाध्यक्ष पद से हटा दिया, क्योंकि चर्चा का विषय बना हुआ है, कल कहीं यार आपको बातें निष्कासित कर दिया जाए, आपका हमला हो सकता है, इन सब के पीछे का कारण क्या होगा, क्या लगातार इसे शिकायत करेंगे भाजपा वाले? अभी तक मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूँ। उसका उदाहरण आपको सामने एक पेश करना चाहता हूँ। एक हमारे मित्र के यहाँ उनके बहन की शादी थी और उस शादी में हमारे बड़े नेता भी उपस्थित थे। 4 TI माननीय यूपी सिंह, नागेंद्र सिंह और SI प्रभाकर सिंह, सदन सिंह और सुदर्शन सिंह जी लोग थे। हम और वीरेंद्र गोयल जिलाध्यक्ष थे हमारे, वीरेंद्र गोयल में उनके साथ में पहुंचा उस पार्टी में। तो सांसद जी का चुनाव हो चुका था और काउंटिंग नहीं हो पाई थी। जैसे हम लोग पहुंचे उस जगह पे तो बहुत तेज से हंसे और यूपी सिंह ने पूछा कि कितने वोट से आप लोग हार रहे हैं। यूपी सिंह ने पूछा कि आप कितने वोट से हार रहे हैं। तो पहले तो हम लोग सब तरह गए कि एक TI ऐसा पूछ रहे हैं कि कितने वोट से आ रहे हैं। तो माननीय वीरेंद्र गोयल जी ने कहा कि हम लोग 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो वहां पे जो बड़े नेता भी बैठे थे हमारे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उन्होंने यूपी सिंह ने कहा कि नवानगर से जैन तक तो हम साफ कर दिए। मेरी उनसे बहस हुई कि चूंकि आप 100 नंबर गाड़ी पे दारू बंटवाए इसलिए आप बोल रहे हैं साफ कर दिए, इतने प्रधानमंत्री आवास बने हैं, इतनी योजनाएं चल रही है, वो उसका क्या होगा? और आप पेटी खोलेंगे तब देखिएगा कि वोट किस तरह से मिला। ये इस तरह के भाजपा में लोग हैं। क्या भाजपा में जातिवाद गैंगवार तैयार है क्या? मैंने क्या जो पहल आपकी जो लेटर लिखी गई, प्लस शिकायतें हुई, लोग पत्र गया, आपके खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा, आपको पार्टी से बहिष्कार, क्या जातिवाद या कोई गैंगवार तैयार है क्या बीजेपी में जो लगातार? देखिए, जब सत्ता में पार्टी होती है ना, तो कुछ लोग ऐसे भी इस पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं जो अवसरवादी होते हैं। और जो मूल कार्यकर्ता होता है ना, वो मूल कार्यकर्ता अपने सिद्धांत के हिसाब से चलता है और अवसरवादी लोग सिर्फ पैसे और पैसे कमाने के लिए आते हैं। और जैसे ही सत्ता चली जाती है तो वो दूसरी तरफ भागते नजर आते हैं। अभी आपने परिणाम क्या आया आपके लेटर शिकायत करने का? भाजपा नेताओं का परिणाम क्या है आपके खिलाफ या पक्ष में? आपके मेरे पक्ष में है कि उसमें कार्रवाई हुई और पूरा मिलावट का कारोबार बंद है। अच्छा, आपने आज प्रेस वार्ता रखा। एक अपडेट मिल रहा है कि झारखंड प्रशासन की तरफ से या कोर्ट की तरफ से कोई कोर्टी का एक आदेश आया हुआ है आपके आया, वो आया था। जैसे सामान्य प्रक्रिया में हम जब माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो ये प्रक्रिया के तहत होता है। पहले स्थायी वारंट, पहले जमानती वारंट निकलता है, फिर स्थायी वारंट निकलता है, फिर कुर्की वारंट निकलता है। क्योंकि हमें आज तक कोई नोटिस और सम्मन नहीं मिली थी, मेरे जानकारी में नहीं था कि मेरे खिलाफ कोई मुकदमा भी है। तो मैं वहाँ जब प्रस्तुत नहीं हुआ तो मेरे खिलाफ कुर्की वारंट निकला था, ये सत्य है। जब मैं न्यायालय पहुंचा और मैंने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो मुझे राहत दी गई। आज जो प्रेस वार्ता आपने रखा, और आरोप है कि आपने शासकीय जमीन पर जो है वो कॉलेज संचालित कर रखा है। इस मामले को आप कैसे? मेरे पास 1 एकड़ का उस जगह पे पट्टा है, नक्शा तरमीम सहित। मैं अपने पेपर की बात करता हूँ और सामने वाले कौन किस तरह का आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं मैं उस पर नहीं जाता। मेरे पास किसी की भी जमीन का आधार क्या है, जो उसके पास रजिस्ट्री, पट्टा, नामांकन यही होना चाहिए, वो मेरे पास है। अब इससे ज्यादा और कोई प्रमाण में दे नहीं सकता। आज प्रेस वार्ता में आपने ये बताया कि हमारे ऊपर अटैक भी हो सकता है, तो किससे आपको डर है? यही जो अवैध कारोबारी हैं, वो कुछ दिन बाद आपको प्रमाण सहित मैं सारे नाम भी दूंगा, उनके संरक्षकों का भी नाम दूंगा। उनके संरक्षक भी हैं, ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको डर है कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त हमारे साथ अटैक? बिल्कुल हो सकता है। और उसके लिए मेरा पत्र आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा जो मैं राष्ट्रीय स्तर पर दिया हूं, तो उसमें मैंने 2 लाइन लिखी भी है कि इस पत्र के बाद मेरे ऊपर चारों तरफ से हमले होंगे, लेकिन मैं इस राष्ट्र मौन रह के मैं इस राष्ट्रद्रोह के काम में सम्मिलित नहीं हो सकता। मैं उसमें ये लाइन लिखा भी।
तो क्या संबंधित मामले में जो सालों तक एक भस्सी का पूरा गेम चला है, इस पूरे मामले की आपकी सरकार क्या इसमें कोई जांच कराएगी या दोषी पर कोई कार्रवाई इस तरह की कोई? बिल्कुल जांच होगी, नोटिस भी गई, कुछ लोगों को तलब भी किया गया था, उनसे बयान भी लिया गया और आगे भी ये प्रक्रिया चल रही है और अब ये कारोबार शुरू नहीं होगा, ना शुरू होने देंगे।